पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की 2027 कुंभ मेले की समीक्षा बैठक। 234 करोड़ के बजट का किया शिलान्यास। कैबिनेट मंत्री समेत तमाम अधिकारी मौजूद। चमोली में 3 दिवसीय जनजातीय समागम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन में की शिरकत। जनजातीय संस्कृति की सराहना की। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का बड़ा बयान। शामिल हुए नेताओं को बीजेपी सिखाएगी सनातन। नए नेताओं के लिए प्रशिक्षण अभियान। चुनावी प्रक्रिया को सुचारू बनाने की तैयारी। बीजेपी के संगठन महामंत्री ने दी जानकारी। बीएलए की 100% तैनाती के राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। उत्तराखंड की खास खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू ने दावा किया कि प्रदेश की मंडियों को देश की सर्वश्रेष्ठ मंडियों में शामिल करने के लिए बड़े स्तर पर काम हो रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी की परिकल्पना के अनुरूप विपणन व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इस वर्ष 175 करोड़ रुपए के लक्ष्य में से 110 करोड़ रुपए की भी प्राप्ति हो चुकी है, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक बताया। ये भी आपके लगातार है कि मैं मंडी को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। मंडी में 110 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होता था, मैंने 175 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है, जिससे किसानों लगभग 800 से ज्यादा सड़कें मेरे कार्यकाल में छोटी बड़ी बनी है। किसानों को मैंने खाद का काम बांटने का काम किया। इसके अलावा मैं सोचता अब मंडी को विपणन के क्षेत्र में ले जा रहे हैं कि किस प्रकार आम उपभोक्ता को सस्ता माल मिले। जगह जगह में जैविक मंडी के आधार पर दुकानों का निर्माण करा रहा हूँ, जिसमें जैविक का काम। तो धीरे 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 कर्मचारियों को भी मैंने कहा है कि क्योंकि मंडी स्वयं कमाती है, टैक्स आता है, उसी में काम करती है। ऐसे प्रकार मंडियों को सुधारने का काम कर रहा है। और जैसे सरकार चाहती है कि प्रदेश देश का सबसे राज्य बने, ऐसे मैं भी इसी में प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी मंडी में बाहर के बोर्डों में भी गया, मुझे लगता है कि यहाँ का बोर्ड और यहाँ के लोग बहुत बेहतरीन से हमको मदद करते हैं। तो निश्चित रूप से देश की सबसे मंडी बनाने का मैं भी काम कर रहा हूँ। मैं भी, मुझे लगता है उसमें सफल हुआ। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर एक और कदम आगे बढ़ाया गया। इस दौरान हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने मुखानी क्षेत्र में 33 लाख रुपए की विधायक निधि से निर्मित सीसी मार्गों का लोकार्पण किया। इस दौरान क्षेत्रीय जनता, पार्षद और कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुखानी क्षेत्र के विभिन्न गलियों में लंबे समय से सड़क की समस्या बनी हुई थी। बरसात के दौरान कीचड़ और जलभराव से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। विधायक निधि से बनाए गए इन सीसी मार्गों के निर्माण से स्थानीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। शैलेंद्र सिंह दानू है और मैं वार्ड 17 से पार्षद हूँ। और इस वक्त अभी हम जो ये गली आप देख रहे हैं जिसका भी लोकार्पण हो रहा है, ये है संजय कॉलोनी। संजय कॉलोनी में जो विगत 12 साल से पहले से यहाँ पे ये जो रोडें ये उखड़ी पड़ी थी, इसके अलावा जो नाली है उसमें जल भराव की समस्या या गंदगी रहती थी, हमारे स्वीपर को भी बड़ी दिक्कत होती। तो 12 साल बाद विधायक जी के माध्यम से ये सड़क बनी है। इसके अलावा हमारी अभी सतीश कॉलोनी में सड़कों का बड़ा बुरा हाल था, वहां भी अभी लोकार्पण होने जा रहा है। वहां भी विधायक जी के माध्यम से 8 लाख रुपए की वहां पे सड़क दी गई थी। तो कॉलोनी के लोग बहुत ज्यादा खुश है कि यार इतने सालों से हमें समस्या का समाधान करना पड़ा था। आज वो लोग विधायक जी का तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उनके माध्यम से ये सड़कें यहाँ पे बनने जा रही हैं। इसमें सिविल लाइन डली हुई है और इसमें हमने गैस पाइपलाइन से लेके सभी चीज हमने पहले से ही डलवा रखी है यहाँ पे, ताकि भविष्य में दिक्कत ना आए, क्योंकि सरकारी पैसों का दुरुपयोग भी ना हो। तो इसके लिए भी हमने विशेष ध्यान रखा हुआ है। अनेकों लोकार्पण अभी बाकी है, क्योंकि विधायक निधि आप जैसे जानते हैं, अखबार में भी आप पढ़ते हैं, सबसे पहले अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो मैं ही कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए हमारे एक तो कार्यकर्ता बहुत सारे हैं हर क्षेत्र में, और सारे लोग ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो क्षेत्र की समस्याओं को समझते हुए विधायक निधि का सदुपयोग करते हैं। तो इसलिए भी बहुत सारे अनेकों लोकार्पण आप इस वर्ष देखेंगे, क्योंकि 2022-23 के भी कई लोकार्पण हैं जो रह गए हैं। 22, 23, 24, 25 और अब 26 आ गया है। सारे सालों के लोकार्पण होंगे और हर क्षेत्र में मैंने विधायक निधि बराबर हिस्से में दी है। और 20 करोड़ की सड़कें
शासन से स्वीकृत करवाकर इस वर्ष के अंत तक हल्द्वानी क्षेत्र में बन जाएगी। सर, ये 25 लाख रुपए की लागत से कई सड़कें बनी हैं और देखिए मैं यहाँ आया था, मुझे याद है एक दुख का क्षण था, मेरे को आज भी ध्यान है, और मैं उनके घर गया था तो यहाँ पे जितने लोग थे उन्होंने मुझसे गुजारिश करी थी, रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ पे सड़क बनना बहुत जरूरी है, बहुत बुरे हाल में थी। तो इसलिए जो जनता का फरमान है और जो जनता का आदेश है उसको मानना पड़ता है, और जहाँ पे सदुपयोग मैं कह रहा हूँ जो होता है वहां पे अवश्य करना चाहिए। मसूरी में प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय को नरेंद्र नगर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के खिलाफ एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। जौनपुर प्रधान संगठन, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुख और स्थानीय सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कार्यालय के स्थानांतरण से मसूरी और जौनपुर क्षेत्र के लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर निर्णय वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, सार्वजनिक देखिए, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हमने जो राज्य मांगा था वो गलत मांगा। उस समय जो हमारे जनमानस की एक आवाज थी कि हमारा छोटा राज्य बनेगा, हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी, शिक्षित बेरोजगार साथी और सभी धर्मों के लोग जो है जिन्होंने इसकी मांग की कि उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए और छोटा राज्य बने तो सबका विकास हो। लेकिन यहां तो इस प्रदेश में ये नहीं समझ आ रहा है कि कर क्या रही है सरकार। 10 साल से ये सरकार है। हम सरकार के और ज्यादा विरोधी नहीं, पर लेकिन हमारा कहने का अर्थ है कि अगर आपको पुनर्गठन फॉरेस्ट विभाग का करना है तो पुनर्गठन का हर डीएफओ ऑफिस का इतिहास खंगा लो पहले। आज हमारा जौनपुर विकासखंड की तरफ से जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता आज आए हैं और इसमें हमारा ये कहना है कि जो जौनपुर विकासखंड की 4 रेंज हैं उनको पुनर्गठन के तहत मुनिगिरेती नरनगर वन प्रभाग में सम्मिलित किया जा रहा है। तो हमारा इसमें ये कहना है कि हमसे लगा हुआ क्षेत्र जौनपुर के चारों तरफ, हम मसूरी से लगे हैं तो हम पूर्व से मसूरी से जुड़े हैं। मसूरी एक पर्यटन नगरी के साथ एक ऐतिहासिक नगरी है। हमारे लिए सूट भी करता है कि हम मसूरी में ही जुड़े रहें, क्योंकि अधिकतम दूरी जो मसूरी वन प्रभाग में आने के लिए हमारे जौनपुर के लोगों के लिए रहेगी वो 50 से 60 किलोमीटर है, और अगर मुनिगिरेती हम जुड़ जाते हैं तो लगभग 200 से 250 किलोमीटर वो दूरी बन जाती है। देखिए, हमारा सिर्फ सिंपल सा ये कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं उसे जैसी है यथावत रखा जाए। मसूरी वन प्रभाग एक बहुत बड़ा प्रभाग है जिसमें जौनपुर क्षेत्र, अपना रायपुर छोड़, खोली, बितौली एक बहुत बड़ी रेंज है जिसमें कई रेंजें हैं जिनको सम्मिलित कर मसूरी वन प्रभाग बनाया है। तो मसूरी वन प्रभाग सबके लिए एक सेंट्रल क्षेत्र है जहां डीएफओ बैठते हैं, सब आसानी से यहाँ पर आकर अपना काम करवा सकते हैं। यदि इस तरह जौनपुर की जो 4 रेंज है उनको अगर मुनिगिरेती और नरेंद्रनगर में सम्मिलित कर दिया जाएगा तो जो जौनपुर का आदमी है उसको काम कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसे 150 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जिसमें इस साल 2,15,252 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। हाई स्कूल में 1,12,266 ने अपना पंजीकरण कराया है। इसमें 1,722 व्यक्तिगत जबकि 1,10,554 संस्थान शामिल हैं, जबकि इंटरमीडिएट में 1,02,986 ने अपना पंजीकरण कराया है। इसमें 3,637 व्यक्तिगत जबकि 99,349 संस्थागत शामिल हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए प्रदेश में 1,261 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 156 संवेदनशील जबकि 6 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। इसी कड़ी में माध्यमिक शिक्षा के निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती का कहना है कि बोर्ड परीक्षा को लेकर सभी तैयारी पूरी है, जिसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे प्रदेश में जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं हैं वो 21 तारीख से प्रारंभ हो रही, 21 फरवरी से। इसमें लगभग 2,15,000 टोटल छात्र छात्राएं इसमें एग्जाम देंगे। हाई स्कूल इंटर मिला के 1,261 केंद्र बनाए गए हैं जिन केंद्र पर एग्जामिनेशन होगा, और इसमें
उड़न दस्ते हमारे द्वारा बनाए गए हैं, जो दूसरा हमारे केंद्र व्यवस्थापक हैं, हमारे कस्टोडियन हैं, हमारे कक्ष निरीक्षक, सबकी व्यवस्था कर दी गई है। सब जगह इसके लिए आवश्यक तैयारियां जो है हो चुकी हैं और बच्चों से भी हमारा उनको भी शुभकामनाएं हैं और साथ में बच्चों से भी हमको कहना भी है कि किसी भी प्रकार की नकल का प्रयास न करें। डोईवाला नगर पालिका में वार्डों की जन समस्याओं के समाधान को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अधिशासी अधिकारी एमएल शाह, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी और सभी वार्डों के सभासद मौजूद रहे। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और सभासदों की समस्याएं सुनी। साथ ही पेयजल, सफाई, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर जल्द निस्तारण किया जाएगा। नगर पालिका परिषद के बोर्ड द्वारा मांग की गई थी कि नगर पालिका के क्षेत्र अंतर्गत जितने भी विभाग हैं उन सबकी बैठक बुलाई जाए। उसी क्रम में आज माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशित क्रम में सभी विभाग का यहाँ पर हमने बैठक आयोजित की गई थी और जो बैठक जो हमारी रही और चल रहा है उसमें काफी विषय पर विचार विमर्श किया गया। काफी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन सभी विभागों द्वारा दिया गया। उसमें विद्युत विभाग हो गया, पीडब्ल्यूडी विभाग हो गया, बाल विकास विभाग हो गया और हमारा समाज कल्याण विभाग हो गया। इन सभी ने की जो अपनी क्षेत्रीय समस्याएं हैं उसका समाधान हो और हमने प्रयास किया कि एक ही टेबल पर सभी अधिकारियों को बुलाया जाए और जो हमारे सम्मानित सभासद हैं उनको सबको हमने सूचना करी कि जो भी क्षेत्र की समस्या हैं, बिजली, पानी, सड़क या अन्य कोई समाज कल्याण संबंधित है, उसकी इसी परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ पर सभी अधिकारियों को, जो सक्षम अधिकारी हैं जो इस क्षेत्र के हैं, उनको सबको बुलाया और बिंदुवार हमने सबसे जो हमारे सम्मानित सभासद साथी हैं एक एक करके हमने उनसे हमने अपने प्रस्ताव भी दे दो। जो हमारी बिजली पानी की जो समस्या है उसका हम बैठ करके अधिकारियों से बैठ करके उसका जितनी जो है निस्तारण किया जाएगा। उसी दिशा में हमने यहाँ पे आज सारी विभाग के संबंधित विभाग के अधिकारी को आज वहीं लालकुआं के हल्दूचौड़ में आयोजित प्रेस वार्ता में गौ सेवक विनोद भट्ट ने गौवंश की स्थिति को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देवभूमि में आस्था का प्रतीक माने जाने वाली गौ माता सड़कों पर भटकने को मजबूर है। उन्होंने केंद्र सरकार से गौ माता को राष्ट्रीय माता का संवैधानिक दर्जा देने और उत्तराखंड में राज्य माता घोषित कर सख्त कानून बनाने की मांग की है। इसके साथ ही गौशालाओं की व्यवस्था सुधारने और बेसहारा गौवंश के लिए स्थायी नीति बनाने पर जोर दिया। प्रेस जो हमने बुला रखी है, इस प्रेस में आप सभी जो मीडिया बंधु, आपके माध्यम से हम उत्तराखंड की जो देवभूमि की जनता है उन सभी जनता तक यह मांग, अपना संदेश छोड़ना चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो गौ माता को राज्य माता का संवैधानिक मांग की जा रही है, ये गौ माता सिर्फ हमारी ही नहीं है, हर सनातनी की है, पूरे उत्तराखंड की है, पूरी देवभूमि की है, पूरे संसार की ये माँ है। तो इसका जो संरक्षण हो सके, आए दिन हजारों लाखों गैया सड़कों में निराश्रित भटक रही हैं, एक्सीडेंट का, दुर्घटना का कारण बनती हैं, उनसे न जाने कितने परिवार अकाली काल का ग्रास बन जाते हैं टकराकर। उनके घरों में छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, औरतें विधवा हो जाती हैं, छोटे बच्चे रोते चिल्लाते हुए दिखते हैं, उनका भरण पोषण नहीं हो पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहता है? निराश्रित गौवंश, उससे टकरा के। यदि हम ये मांग कर रहे हैं तो अपने निजी के लिए नहीं कर रहे हैं और ना ही हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई दुश्मनी है और ना ही किसी से मित्रता है। जो भी गौ माता की संरक्षण की जो हम बातें कर रहे हैं, इसके लिए हमें 36 जनप्रतिनिधियों द्वारा, 36 विधायकों द्वारा लिखित समर्थन दिया गया है मुख्यमंत्री जी के नाम कि देवभूमि में, उत्तराखंड में गाय को राज्य माता का संवैधानिक दर्जा देने के लिए आप कष्ट करें। तो हम यही चाहते हैं कि आगामी विधानसभा सत्र में पटल पर इस मुद्दे को रखा जाए और इस पर बहस छेड़ी जाए और गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। उसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगी। खटीमा के देवभूमि धर्मशाला कॉलोनी में वृद्ध महिला जानकी चंद की हत्या का पुलिस ने 72 घंटे में खुलासा कर दिया है। इस मामले में मृतका का सगा भतीजा रविचंद ही आरोपी निकला। मिली सूचना के आधार पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए
वहीं मृतका के पुत्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर एसएसपी के निर्देश पर टीमों का गठन किया गया है। 60 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी की पहचान हुई है। पुलिस ने रविचंद्र को झनकट क्षेत्र में गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। फरवरी को कोतवाली खटीमा में रात के समय 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यह पता चला कि सितारगंज रोड स्थित देवभूमि धर्मशाला कॉलोनी में एक मकान में एक महिला जिनका नाम जानकी देवी है, इनका शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खटीमा पुलिस तथा हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम है और आरएफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने वहां पर गहनता से जांच की और जो भी फॉरेंसिक एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट किया और वहां पर पूछताछ करने पर और सीसीटीवी फुटेजेस का एनालिसिस करने पर एक सस्पेक्ट इसमें पाया गया जिसका नाम रविचंद्र है, जो मृतका का भतीजा है, जिसकी उम्र जो है 33 ईयर्स है और ये आदर्श कॉलेज। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां माता बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी
व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवबंद से रुड़की लौट रही एक कार मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में राणा स्टील के पास अनियंत्रित होकर गंग नहर में समा गई, जिसके बाद राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मंगलौर पुलिस मौके पर पहुंची और कार में सवार 2 व्यक्तियों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने एम्बुलेंस से शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा और कार को कोतवाली में लाया गया। गाड़ी जो मुजफ्फरनगर साइड से आ रही थी, तो वो नहर पटरी पे राणा जो स्टील मिल है उसके पास से टकरा के, और मतलब नहर पटरी से टकरा के रोड के किनारे जो है पलट गई थी वो। फिर लगभग 7:30 बजे 112 पे फिर किसी ने सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसमें गाड़ी में जो दोनों लोग थे उनकी हालत गंभीर थी, और जब हॉस्पिटल में जाते जाते वो लोग एक्सपायर हो गए। और दोनों लोग जो है रुड़की के रहने वाले हैं, और गाड़ी की भी मतलब हालत काफी खराब है, और उसको उठा के जो है फिर टेक्निकल मुआयने के लिए थाने लाया गया है। ऋषिकेश में श्री साई गंगा सेवा समिति द्वारा 2 दिवसीय साई पालकी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत 25 फरवरी को हरिद्वार रोड स्थित साई घाट से होगी। पालकी यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए त्रिवेणी घाट पहुंचेगी, जहां शाम को भजन संध्या आयोजित होगी। समिति ने देहरादून रोड स्थित होटल में प्रेस वार्ता कर बताया कि ये 8वां आयोजन है। 26 फरवरी को साई घाट पर बाबा का भंडारा किया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस बार भी हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। ये इस वर्ष का जो कार्यक्रम है 25 फरवरी को शुरू होगा। साईं कोनार मंदिर है कोयल घाटी में, साई घाट पे, वहां सवेरे बाबा का मंगल स्नान, अभिषेक, और वहां पर मंदिर के प्रांगण से लगभग 10 बजे शोभा यात्रा शुरू होगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों में भ्रमण करती हुई, बाबा का गुणगान करती हुई, बाबा का प्रसाद वितरण करती हुई, भक्तों को साथ जोड़ती हुई तिलक रोड, रेलवे रोड, त्रिवेणी घाट होते हुए और घाट पर दोपहर को समाप्त होगी। ऋषिकेश पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने अभियान के तहत श्यामपुर क्षेत्र में एक युवक को 9.51 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है, जिस पर जानकारी देते हुए कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि श्यामपुर चौकी प्रभारी सुमित चौधरी और उनकी टीम गश्त के दौरान रेलवे ट्रैक पर एक संदिग्ध व्यक्ति को देखकर उसे रोका और तलाशी ली। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।